हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यानी पार्ट 2 में हमारा सौर मंडल के अंतर्गत चंद्रमा तक हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब आगे समझेंगे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रहों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, हमने बताया था जब हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जो ग्रह है वह बुध है, फिर उसके बाद आपका शुक्र, तीसरे नंबर पर आपकी पृथ्वी है ना, और उसके बाद आपका मंगल आता है। फिर उसके बाद एक पेटी पड़ती है, जो छोटे छोटे असंख्य वहाँ पे पिंड पाए जाते हैं। उन्हीं पिंडों को जो है हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अभी आप चित्र में आप दोबारा से इसको देख लेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये आपको क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुध था, उसके बाद बुध हो गया पहले, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसके बाद जो ये पेटी पाई जाती है इस तरीके की, ठीक है, ये भी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। कि ये क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो ग्रह हैं, है ना, विस्फोट के कारण से इनके टूटे हुए कुछ टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये भी इनके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह पेटी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। फिर आगे फिर वही क्रम है। ठीक है, यहाँ आपका बृहस्पति, ठीक, शनि, यूरेनस और अंत में नेपच्यून। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझेंगे। क्षुद्र ग्रह के बाद अब बात करते हैं हम उल्का पिंडों की। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का ये चित्र है, देख लेंगे, ये क्षुद्र ग्रह है। अब उल्का पिंडों की बात करेंगे। उल्का पिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, और विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं वहाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल के साथ में रगड़ करते हैं, तो फिर क्या है, जलने लगते हैं और जल करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ठीक है, टूटता हुआ तारा आपने सुना होगा। चलिए अब बात करते हैं पुच्छल तारे की। पुच्छल तारे क्या होते हैं, देखिए, पुच्छल तारे या धूमकेतु, है ना, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि जो वायुमंडल है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, है ना, तो जब विभिन्न प्रकार की गैस होंगी तो गैसों के माध्यम से क्या होगा, आपस में वे क्या करेंगी, क्रिया अभिक्रिया प्रतिक्रिया ये सभी करती हैं इस प्रकार से। और क्या है, नए नए जो है कणों का निर्माण करती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। और विभिन्न प्रकार के असंख्यों की संख्या में क्या है, आकाशीय पिंड बन जाते हैं। और अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं, और सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। ठीक है, और यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में क्या करती है, बाहर निकल जाती है ना। ये क्या होता है, जब घूमते हुए सूर्य के पास जाएंगे तो क्या होगा, तो ये धूल और बर्फ सब क्या है, वाष्प में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि सूर्य के पास क्या है, बहुत ही अधिक, है ना, क्या है, ऊष्मा है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, यह चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमको चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है पुच्छल तारा। ठीक है, देखो ये पुच्छल तारा है, मुख इसका सूर्य की तरफ है, और इस तरीके से ये इसका पिछला हिस्सा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब एक यहाँ उदाहरण दे रखा है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं, ऐसा कैसे संभव होता है ना। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, आप भी इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को या आपको किसी आपकी कक्षा निर्धारित कर दी जाए, तो आप उसी कक्षा के अंतर्गत, है ना, वहीं आप चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे। यदि
दूसरे रास्ते पर आप जाएंगे, है ना, या अपनी रॉन्ग साइड अगर रोड पर है, हमें रोड पर जब चलते हैं तो हमेशा हम किधर चलते हैं, हमेशा रोड पर हम अपने वाहन चलाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, ठीक है। अगर हम अपने वाहन दाईं ओर चलाने लगेंगे तो क्या टकराने की संभावना अधिक होगी, नहीं होगी, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ एक उदाहरण दे रखा है कि विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार, है ना, जो मार्ग है उसके उसके अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चौक की सहायता से निशान बना दिया जाए। अब 8 बच्चे हैं ना, जो 8 बच्चे उनको 8 ग्रह बना दिया जाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, और अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं। जब वे अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमेंगे, कितनी भी देर तक किसी भी गति से में आप चलते रहें, है ना, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका जो मार्ग है निर्धारित कर दिया गया है, आपको उसी मार्ग पर चलना है। सभी अपने अपने मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, कभी भी नहीं टकराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक, इस तरीके से ये सूर्य है। अब यहाँ पर सभी की अपनी अपनी कक्षाएं बना दी, ऑर्बिट है इस तरीके से, ठीक है। जब यहाँ इस तरीके से कक्षा बना दी जाएंगी तो कोई क्यों टकराएगा, है ना। यहाँ पे ये मान लीजिए बुध हो गया, है ना, तो इस तरीके से यहाँ शुक्र हो गया, तो कोई भी ग्रह आपस में नहीं टकराएगा, क्योंकि क्या है, ग्रह की शर्त थी कि वह क्या अपना मार्ग नहीं बदलेगा, है ना, अपनी कक्षा में ही चलेगा, ठीक। चलिए आगे समझेंगे। देखिए चित्र में भी ये दिखाया गया है ना, दीर्घवृत्ताकार मार्ग। अब बात करते हैं कुइपर मेखला। कुइपर मेखला क्या होती है, ठीक है। यह नेपच्यून के पार, नेपच्यून कौन सा ग्रह था, वरुण जिसको बोलते हैं, यह ग्रहों की उसमें सबसे अंतिम उसमें पाया जाता है, ठीक है, ग्रहों का सबसे अंतर मेखला है। नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें कई बर्फ से बने होते हैं, है ना। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविद क्या मानते हैं कि यहाँ ग्रह जैसे कई आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं, और प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित था, है ना। 2006 से पहले प्लूटो, जिसको हिंदी में यम बोलते हैं, है ना, वो भी क्या था, उसको ग्रह की श्रेणी में जो है खगोलविद अब तक मानते रहे थे 2006 से पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम यानी प्लूटो 9वां ग्रह था, और यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो ग्रहों की शर्त क्या थी कि वह हमेशा अपनी कक्षा में ही चलेगा, है ना, तब तो वो ग्रह है, ठीक है। तो लेकिन खगोलविदों ने जाना कि जो इसकी गति थी वह क्या थी, अपनी कक्षा में होकर के वह नेपच्यून की कक्षा में आ जाया करता था, ठीक है। यहाँ समझेंगे इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ यम था, तो ये यम क्या था, ये घूमते 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 कभी कभी इस नेपच्यून की कक्षा में आ जाया करता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 2006 में, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सन 2006 में क्या किया, यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता था, ठीक। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स। आपने देखा होगा कि तारों भरे खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग देखा हुआ है ना। यह करोड़ों, ठीक है, करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, हम बोलते हैं ना आकाशगंगा, इसको गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ऐसी इस ब्रह्मांड में असंख्य जो है आकाशगंगाएं हैं। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे, ठीक है। वह भाग क्या कहलाता है, मिल्की वे कहलाता है, ठीक है। ऐसा भाग जो पृथ्वी से हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, मिल्की वे कहलाता है ना। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं, और हमारे सौरमंडल जो हमारा सौरमंडल है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। आगे देखेंगे, इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं ना। क्या कभी आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए अब इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे समझेंगे कि ब्रह्मांड की, देखो सबसे एक सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत।
तो सबसे ये एक जाना माना सिद्धांत है और सटीक सिद्धांत इसको अब तक माना गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। तो आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड क्या था, एक गोले के रूप में था। यहाँ पे कोई इस तरीके के कोई पिंड नहीं थे, कोई ग्रह नहीं थे। वास्तव में पूरा ही लगभग 13 अरब पहले की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या था, एक गर्म और एक गोले के रूप में ही था ये। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें क्या हुआ, अचानक से इसमें जो है ब्रह्मांड में क्या हुआ, विस्फोट हो गया और इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा गया। ठीक है, इस विस्फोट को क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। विस्फोट के कारण ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। और बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा, है ना। और वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से हुआ है। ठीक है, आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या बोलते हैं, निहारिका। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने हैं। ठीक है, इससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र जो सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में उसको कितने लगते हैं, उसको 24 घंटे आपके लगते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे हम बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं, बिग बैंग की थ्योरी उसको बोला जाता है। ठीक है, अब आगे आप समझेंगे थोड़ा सा, देखिए। अब बात करते हैं कृष्ण विवर की, यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, देखो ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्रित रहता है। ठीक है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है ना। तो ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो है ब्लैक होल बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप चित्र देख सकते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ आपको शब्दावली दे रखी है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या कहलाता है, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। उपग्रह क्या है, वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, है ना, और ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, वह उपग्रह की श्रेणी में आता है। खगोलविद कौन है, वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में हमको जानकारी प्रदान करते हैं, वह कौन कहलाते हैं, खगोलविद कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने अंतरिक्ष के विषय में और अपने ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त की, सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। और अब आगे की वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर इसके पूर्ण कराएंगे। ठीक है, तो हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी है ना, कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी उसका कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है ना, तो बिग बैंग की थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा मान्य है। ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक थे, जो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक थे, एक बार थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, इसमें नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखेंगे। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग सिद्धांत था, वह बेल्जियम के एक खगोलविद थे। ठीक है, जिनका नाम था जॉर्जेस लेमेटर। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत को बताया। चलिए, धन्यवाद। इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, और पिछली वीडियो को जिन भैया मैंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियोज़ को देख लेंगे, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।